देख रहे हैं बड़ी बहस में हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। सरकार की योजनाएं दो माध्यम से आवाम तक पहुंचती हैं। पहला माध्यम प्रशासनिक तंत्र तो दूसरा माध्यम गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ। हालांकि एनजीओ की भूमिका इससे कहीं ज्यादा है, विस्तार है इसमें। सामाजिक जागरूकता से लेकर जन कल्याण के काम तक एनजीओ करते हैं, लेकिन इतनी अहम भूमिका के बाद भी गैर सरकारी संगठन की कार्यशैली पर सवाल कम नहीं है। कभी इनकी फंडिंग को लेकर सवाल उठते हैं तो कभी इनके पास हम जाएं तो पास से देखें तो काम करने के तरीके और नियत को लेकर सवाल उठते हैं। ऐसे में देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ की कार्यशैली को लेकर जो जानकारी दी है वो बेहद चौंका देने वाली है। सवाल ये कि जन कल्याण के नाम पर बनाए जाने वाले एनजीओ क्या उगाही का अड्डा बन चुके हैं? आज इसी पर बड़ी चर्चा होगी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि देश में 22 लाख से ज्यादा एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन अपना लेखा जोखा दुरुस्त रखने के मामले में इनकी भूमिका हैरान कर देने वाली है। सीबीआई के मुताबिक 10% से कम एनजीओ ने अपने खर्च का ब्यौरा जमा कराया। एक रिपोर्ट एनजीओज की वर्किंग प्रोसीजर पर जो सवालों के निशाने पर है। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई की सूचना ने देश भर में चल रहे लाखों एनजीओ की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि देश के अलग अलग राज्यों में कुल 22 लाख एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन अनुदान और खर्चों को लेकर हिसाब किताब के मामले में पारदर्शी रवैया अपनाने वाले एनजीओ की संख्या बेहद कम है। सीबीआई की पड़ताल में ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। जितने एनजीओ की संख्या जुटाई गई है उसके मुताबिक 535 लोगों पर एक एनजीओ है। ये संख्या देश में पुलिस वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है, क्योंकि देश में 940 लोगों पर एक पुलिस वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2011 में दाखिल एक जनहित याचिका के जरिए ये आरोप लगाया गया था कि देश में चल रहे एनजीओ उगाही का अड्डा बन चुके हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई महीने में सीबीआई को देश में चल रहे रजिस्टर्ड एनजीओ की डिटेल पेश करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने 20 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का ब्यौरा जुटाने के बाद बताया है कि इन राज्यों में 22,45,655 एनजीओ काम कर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 2,23,478 ने सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास अपना रिटर्न दाखिल किया है, जो कुल संख्या का महज 9.9% है। हालांकि एनजीओ की संख्या में एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों के एनजीओ शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि एनजीओ की वास्तविक संख्या इससे भी ज्यादा होगी। बात अगर राज्यवार एनजीओ की संख्या की करें तो यूपी एनजीओ की संख्या के मामले में नंबर 1 है। यूपी में एनजीओ की संख्या 5,48,000 है, जबकि दूसरे नंबर पर 4,18,000 एनजीओ के साथ महाराष्ट्र है। केरल में 3,69,000 तो राजस्थान में 1,36,000 एनजीओ है। यानी देश में गैर सरकारी संगठनों का जाल बड़े पैमाने पर बिछा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके सामाजिक स्तर कितना सुधर पाया है ये बताने की जरूरत नहीं है। समझना मुश्किल नहीं कि ज्यादातर एनजीओ की फंडिंग को लेकर पारदर्शिता का अभाव कितने गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए स्थिति बताते हैं। साल 2011 में अन्ना हजारे के हिंद स्वराज ट्रस्ट के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने इसकी जांच का दायरा बढ़ाया, सीबीआई को देश भर के एनजीओ की डिटेल देने को कहा, लेकिन एनजीओ को लेकर सवालों का सिलसिला इस साल कुछ ज्यादा ही चला है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे हमारे दो खास मेहमान, इनका परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। लखनऊ से ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी माथुर और पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे साहब हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई ने चौंका देने वाले खुलासे करे हैं एनजीओ के बारे में, कि हमारे एनजीओ हमारी तरक्की के लिए जो कुपोषित लोग हैं, जो हैव नॉट्स हैं, उसके लिए किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या काम होता है सुप्रीम कोर्ट में उसकी जानकारी दी। सबसे पहले सीबी पांडे साहब, एनजीओ किस तरीके से काम कर रहे हैं? बतौर कई केसेस आपके सामने आए होंगे, कई चौंका देने वाले खुलासे होंगे कि दरअसल एनजीओ की आड़ में क्या काम कर रहा है। अपने एक्सपीरियंस आप हमसे साझा कर सकते हैं।
एनजीओ के जो इतने मामले हैं, ये पहले तो ये जानने की बहुत जरूरत है कि एनजीओ जो देश में है वो सेवा के लिए नहीं रहा बने, ये बल्कि बेरोजगारी खत्म करने के एक साधन है और या एक्स्ट्रा इनकम करने वाला ये एजेंसी बन गई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें तो अधिकारी या बहुत इन्फ्लुएंसर लोग हैं जिन लोगों को पैसे को सरकार के पैसे को उस तरह सीधे उनको नहीं मिल सकता, तो सरकार का पैसा किसी न किसी बहाने अपने प्रभाव को देके, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो या नेता हो या इस तरह के बहुत इन्फ्लुएंसर लोग हैं, प्रभावशाली समाज में जो लोग हैं जिनकी बात चलती है और जिनके नाते काम होता है, ये लोग एक तरह से इस पैसे को, जनता के पैसे को कैसे वो किस तरह से कानूनी रूप से उस पैसे को ले लें और उसको हड़प लें, एक तो ये काम है। तो ये एक्स्ट्रा इनकम कमाने का काम है। दूसरा, जितने लोग बेरोजगार हैं उनको जिनको कोई काम नहीं मिलता है तो सोचते हैं कि चलो एक एनजीओ रजिस्टर कराओ, और एनजीओ दफ्तरों में बिल्कुल साफ है कि वहां आपको मेरिट पे तो काम मिलना नहीं है कि आप कितना सेवा कर रहे हो, कितना सेवा है, और इन दफ्तरों को एनजीओ फंडिंग करने वाली जितनी एजेंसी हैं उनको कोई लेना देना नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक सारा पेपर वर्क है और उस पेपर वर्क को आप कंप्लीट रखिए। तो जो पेपर वर्क में एफिशिएंट है वो उनको पैसा देना मिल जाता है और उसके लिए उनको पहला कमीशन तय है। आप बहुत इफिशिएंटली काम अपना पेपर वर्क बना लीजिए और फिर उनका 20% या 25%, अभी तो मैंने सुना है कि 50% तक कमीशन ये विभाग वाले ले रहे हैं। 50% एडवांस, अब तो एडवांस लेने लगे, पहले तो पेमेंट कराते थे तो उसके बाद लेते थे, अब एडवांस पैसा 50% आप जमा करिए और आप ले लीजिए। यहाँ तक कि करोड़ रुपए के 10 करोड़ रुपए के एनजीओ में फंडिंग हो रही है और 5 करोड़ रुपया आप एडवांस दे दीजिए और आपको वो मिल जाएगा। बस पेपर वर्क आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये सब पेपर वर्क हो रहा है और पेपर वर्क में जब भी किसी भी एनजीओ को जांच कर लीजिए, ग्राउंड पे कहीं काम हो रहा हो ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। ग्राउंड पे बस एक फॉर्मेलिटी होगी और एनजीओ कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां की एनजीओ के रूप में काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कहीं विभाग में चल नहीं रहा है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया कि इस एनजीओ की जांच कराई जाए। या देखिए, ये अच्छा है, एनजीओ एक ऐसा पवित्र संगठन होना चाहिए कि जैसे सरकार का एक एक पैसे का हिसाब दे। लेकिन ये पवित्र संगठन जिस तरीके से आप बता रहे, एक एक पैसे का ये हिसाब नहीं दे रहे हैं, एक एक पैसे का हिसाब नहीं दे रहे हैं, दायरा बढ़ते चले जा रहे हैं, बेइंतहा ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आईबी की रिपोर्ट्स आई हैं, ग्रीन पीस का मामला हम लगातार दिखाई रहे थे और नोटिसेस तमाम गृह मंत्रालय जारी करता ही रहता है और पूछता है कि क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए, क्योंकि एक तो पेपर वर्क पूरा नहीं होता है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। शालिनी माथुर हमारे साथ जुड़ी। शालिनी माथुर, ग्रीन पीस का मामला सामने निकल कर आया, विदेशी फंडिंग के भी मामले सामने निकल कर आते हैं, जिस पर आरोप ये लगता है कि आप भारत के नियमों को ताक पर रखकर किस तरीके से वो फंडिंग करवा रहे हैं, जिसमें मानकों का ध्यान भी नहीं रखा जाता। गृह मंत्रालय अलर्ट पर हो जाता है, इतने नोटिसेस जारी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बढ़ोतरी हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? मैम देखिए, जो दूसरे विद्वान ने कहा, उन्होंने सिर्फ एनजीओ के उस काले पक्ष के बारे में बात बताई जहां बेईमानी हो रही है, जहां काम नहीं हो रहा है। वास्तविकता ये है कि जो एनजीओज हैं वो ऐसे कामों के लिए बने थे जो काम सरकार नहीं कर रही थी, जैसे कि महिलाओं के प्रति घर में हिंसा हो रही है, इस मामले को एनजीओ सामने लाई, कानून बदलाव हुआ। बाल श्रमिकों का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने के लिए, चाहे मिर्जापुर में बाल श्रमिकों के लिए कानून बना, वो एनजीओज ने कराया। जाने कितनी ऐसी चीजें हैं, बच्चों को शालिनी जी 1 आउट ऑफ 20 तो करना पड़ेगा ना, बच्चों के प्रति सेक्सुअल। शालिनी जी 1 आउट ऑफ 20 तो काम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप उसके लिए बने, आपको दिखाना है कि आपने किया है पेपर। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल आप तो नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये पेपर वर्क नहीं। मैं वो बता रही हूँ जिनकी वजह से कानून बने, पार्लियामेंट ने बनाए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये आपने जो बात कही वो बिल्कुल वैसी है जैसे हम कहें कि 100% नेता चोर होते हैं, 100% ऑफिसर चोर होते हैं, 100% मीडिया वाले भ्रष्ट होते हैं। इस बात को आप मानेंगे? ये बात नहीं मानी जा सकती। भ्रष्टाचार इन चीजों में आ गया है, ये एक दुखद स्थिति है। लेकिन मेरा कहना है कि हमें दोनों पक्ष देखने हैं। जहां तक ग्रीन पीस वगैरह की बात है, मैं ये कहना चाहूंगी कि उसके लिए एक FCRA का नियम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देखना चाहिए।
अगर कोई ऐसे फंडिंग बाहर से आई है जिन्होंने देश के विरोधी काम किया है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोताही रही है। ऐसा नियम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अप्रूवल के बिना कोई भी फंड यहां नहीं आता है। मेरा कहना यह है कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि समाज सेवा की आड़ में इस बीच बहुत सारे नेताओं ने और ऑफिसर्स ने झूठी एनजीओज बना ली हैं, लेकिन उन झूठी एनजीओ से जिन लोगों ने काम किया है, मदर टेरेसा जो काम कर रहे हैं वो भी एनजीओ है, बाबा आमटे ने जो काम किया वो भी एनजीओ है, और जो अन्ना हजारे ने जो चलाया है वो भी एनजीओ है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए मांग रहे हैं वो भी एनजीओ है। तो इसलिए ये कह देना कि एनजीओ कुछ नहीं करते, ये बात तो सच नहीं है। लेकिन ये बात जरूर सच है। शालिनी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सरकार को हम अपनी टीम की तरफ से आपको ये निवेदन करना चाहते हैं, हम सारे एनजीओ की बात नहीं कर रहे हैं। जो सीबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की है और जो कुछ मामले हम ग्राफिक्स के जरिए आप भी देख रहे होंगे वो चला रहे हैं, उसके बारे में बात करें। सारे एनजीओ गलत नहीं है, लेकिन कुछ एनजीओ अपना आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। अपना काम दिखाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए 1 आउट ऑफ 20 निश्चित तौर पर वो काम करेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सीबीआई ने फैक्ट फाइंडिंग की है, तो उस पर किस तरीके से लगाम लगना चाहिए कि ये मशरूम की तरह उगे जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस बीच बहुत सारे जो मिनिस्टर्स को, जो एमएलएज और एमपीज को एमपी लैड फंड मिलता था, मैंने भी ये बात सुनी है, इसलिए मैं बहुत दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मैंने सुना है कि जब एमपी लैड फंड के पैसों के लिए मिनिस्टरों ने अपने अपने एनजीओज बना लिए, राजनेताओं ने अपने अपने एनजीओज बना लिए, लेकिन अगर आप सचमुच देखेंगे तो उनका ग्राउंड पे काम नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों के लिए, अनाथों के लिए, महिलाओं के लिए जितना भी काम हुआ है वो एनजीओज के थ्रू ही हुआ है। एनजीओज ही उसको सामने लाए हैं और सरकार ने उसको किया है। जरूरत है कि सरकार इस पे मदद करे, ना कि बेईमानी को बढ़ावा दे। बिल्कुल, एनजीओज जो कि अपनी नियत, नीति और नेतृत्व के कारण जाने जाते थे, सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों को पहचान कर उसको दूर करने के लिए एक इनिशिएटिव के तौर पर जाने जाते थे। अब नियत पर पड़ताल करनी काफी जरूरी है, क्योंकि अच्छी चीजों के आड़ में कुछ बुरी चीजें भी हैं जो पनप रही हैं, जो सेहत को भी नुकसान पहुंचा रही है। और एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मोटा मुनाफा कमा रही है। ट्रांसपेरेंसी है नहीं, खाली कमाई है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर पड़ताल करने की काफी जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से ये मामला पूछा है। सीबीआई ने चौंका देने वाले खुलासे किए, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात है, ग्रीन पीस समेत कई ऐसे उदाहरण हैं, और ये उदाहरण उन अच्छे एनजीओ की साख पर भी निश्चित तौर पर बढ़ता है। उदाहरण सबको पता है, सीबीआई ने फैक्ट फाइंडिंग की और कई ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं जब एनजीओ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए एनजीओ का गठन होना चाहिए था वो काम एनजीओ कर नहीं रहे। चाहे वो अपने अकाउंट्स प्रॉपर होना चाहिए, अपना पेपर वर्क, या फिर आम आदमी तक, यानी कि जब सरकार सरोकार से दूर है तो सरोकार के पास एनजीओ जा रहे हैं या नहीं, ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गए। एनजीओ पर इससे सवाल उठे। लखनऊ से हमारे साथ शालिनी माथुर और इसके साथ साथ सीबी पांडे साहब हैं। सीबी पांडे साहब, ये बताइए कि जब सीबीआई ने एक रिपोर्ट, सीबीआई ने आंकड़ा ये पेश किया, आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं आपके माध्यम से, 9.9% ऐसे एनजीओज हैं जो अपना पेपर वर्क, अपने अकाउंट्स प्रॉपर रखते हैं। यानी कि हम माने कि जो बाकी एनजीओज हैं, 91.9% जो एनजीओज हैं जो लगातार बढ़ते चले जा रहे, उगते चले जा रहे, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, खोट है। तो इस पर किस तरीके से लगाम लगनी चाहिए? क्या लॉज है इसको लेकर? लॉस तो एक अलग बात है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि जो लोग वास्तव में सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको काम मिलना चाहिए। सेवा के क्षेत्र में कागजी घोड़े को दौड़ाने की जरूरत नहीं है, कागज में सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कि हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं। वास्तव में कोई इनके पास ऐसा वेरिफिकेशन होता ही नहीं है जिससे कि जो लोग वास्तविक में सेवा के भाव में लगे हुए हैं, ये कोई एनजीओ के खिलाफ नहीं है, और हर आदमी चाहते हैं कि एनजीओ लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं और उनको लोग पब्लिक मदद करती है। और एनजीओ का सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो पब्लिक का 1-to-1 कांटेक्ट होता है। सरकारी अफसरों का 1-to-1 कांटेक्ट नहीं होता है, बाकी और विभागों का 1-to-1 कांटेक्ट नहीं होता है। एनजीओ के लोग बिल्कुल जनता से जुड़े होते हैं, जनता के लोग भी चाहते हैं कि अच्छे लोग काम पाएं। लेकिन ये सबसे बड़ी मुश्किलात की बात यह है कि जो वास्तविक लोग सेवा के काम में लगे हुए हैं उनको ये काम बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि वो उन लोगों के पास दलाली के पैसे उनके पास नहीं होते, और वो अब जब से एडवांस पैसा देकर काम मिलने लगा है
वो बड़े मुश्किल में है, कहाँ से एडवांस पैसा दे उसको का है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो इनके अकाउंटिंग का सिस्टम है वो एक तरह से इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल्कुल कागज को ठीक ठाक करके दे देगा। तो जो लोग उतने कॉम्पिटेंट हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके और कागज ठीक कर लेते हैं, वो लोग उनका अकाउंट तो बहुत आपको साफ सुथरा मिलेगा। जो 9%, 93% आप बता रही हैं जो कि उनका अच्छा हिसाब है, उसमें भी अगर वास्तविक वेरिफिकेशन किया जाए तो 2% भी नहीं हुआ। वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बड़े बड़े इनकम टैक्स से वकीलों की मदद लेके उन्होंने बनाया होगा, इसलिए बड़ा उनका क्लीन दिख रहा है कि उनका चीज क्लीन है। होना क्या चाहिए सीबी पांडे जी? वेरीफाई किया जाए तो सबसे ज्यादा घोटाला तो आंकड़े हमारे सामने है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन होना क्या चाहिए कि पड़ताल के बाद अब लगाम किस तरीके से लग जाए, डर पैदा हो कि भाई जिस चीज को लेकर हम गठन किसी चीज का कर रहे हैं वो मकसद तो हम पूरा करें। ये डर सबसे बड़ा, ये आपने एक बात उठाई थी, क्या ये कोई कानून है? देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसे पूरे एनजीओ के पूरे कंडक्ट को पूरे देश भर के स्तर पर या प्रदेश स्तर पर एनजीओ का कोई एक डिपार्टमेंट हो जहां से उनके ऊपर उनके ऊपर एक कंट्रोल किया जाता है। हर विभाग के अलग अलग नियम है, हर विभाग के अलग अलग प्लानिंग है, हर विभाग के अलग अलग योजना है, हर विभाग के वेरिफिकेशन के अलग अलग है। तो हर विभाग मनमानी बढ़ता है, कहीं आपको कंसोलिडेटेड मिलेगा ही नहीं। तो एक तो ऐसा एक डायरेक्टरेट होना चाहिए पूरे नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, वो डायरेक्टरेट जो सारे एनजीओ की जो फंडिंग होती है उस डायरेक्टरेट के थ्रू, चाहे वो किसी विभाग का हो, विभाग उसको भेजें किस एनजीओ को हम काम देना चाहते हैं, लेकिन एक जो मॉनिटरिंग बॉडी हो वो एक स्टेट लेवल पे एक होना चाहिए और नेशनल लेवल पे होना चाहिए। नेशनल प्लानिंग के वो नेशनल लेवल की बॉडी देखे और स्टेट लेवल पे स्टेट बॉडी, तो इससे बहुत बड़ा कंट्रोल हो जाएगा। और ये जो सरकारी अधिकारियों के और नेताओं के हाथ से जो मामला है वो निकल के चला जाएगा, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी को। तो एक स्टेचुटरी कानून के अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनना चाहिए और उन्हीं के थ्रू कहीं से फंडिंग हो उसके थ्रू ही उसका अप्रूवल होना चाहिए, उसको रिव्यू करने का पूरा पावर होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट बॉडी जब तक नहीं बनेगा तब तक इनके ऊपर कोई इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं स्थापित किया जा सकता है। और इसमें जैसे मिसेस माथुर कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही है कि शालिनी माथुर जी ठीक कह रही हैं कि अच्छे एनजीओ के खिलाफ कोई नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि अच्छे एनजीओ काम करें। और कुछ एनजीओ ऐसा तो ही नहीं, अगर एनजीओ के द्वारा काम नहीं होता तो बहुत सारे तकलीफ में जो बहुत लोग हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों को राहत क्या मिलती, लेकिन वो तो बिल्कुल साइड लाइन हो गए, बाकी तो साइड लाइन हो गए। शालिनी माथुर जी, एक आंकड़ा हमारे पास ये भी है कि हम पुलिस पर रोना रोते रहते हैं कि भाई पुलिस एंड में आई, पुलिस काम नहीं करती है, पुलिस निकम्मी है, लेकिन आंकड़े ये हैं कि 535 लोगों पर एक एनजीओ है, 940 लोगों पर एक पुलिस का सिपाही। तो क्या माने कि एनजीओ की रीच ज्यादा नहीं होनी चाहिए? दूसरा सवाल, हमारे देश ने मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग देखे हैं जो कई अच्छे आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो इनकी साख को, इनके काम को, एनजीओ के नाम को बट्टा लगाते हैं। लगाम कहाँ लगनी चाहिए, कसना किस तरफ चाहिए? देखिए मैडम, जो एनजीओ है ये लगाम लगाने की चीज नहीं है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप में से 4 लोग मिलके, चाहे मीडिया पर्सन्स हो, वो मिला के एक ग्रुप बना ले, उसी को एनजीओ कहा जाएगा। तो एनजीओ पे लगाम तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। एनजीओ की जो फंडिंग हो रही है उसके लिए जो नियम है, जो 3 साल से अपने पैसों से काम करता रहा है और पूरा ऑडिटेड अकाउंट देता है, उसी को पैसे दिए जाते हैं। नियम अपनी जगह सब सही हैं। ये बात जरूर है कि जैसा पूर्व वक्ता ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी एनजीओ खोल ली है जो ना तो कुछ काम कर रहे हैं, ना उनके पास कुछ पैसा है, सिर्फ उन्होंने दिखावे के लिए कि मैं कुछ एम्प्लॉयड हूं इसलिए भी एनजीओ खोल रखी हैं। ये जो आपका आंकड़ा है कि 700 पे 1 है, मैं लखनऊ जैसे शहर में रहती हूं, नाम के लिए 6-7 एनजीओ भी नहीं है जो काम कर रहे हों बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए। जरूरी ये है कि इन एनजीओ को, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, 1954 में दुर्गाबाई देशमुख के नेतृत्व में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड बना था जो एनजीओ को ग्रांट देता था। 1 साल से एक भी पैसा ग्रांट उन्होंने परिवार परामर्श केंद्रों को नहीं दिया है। अगर वो इस तरीके से करेंगे तो कोई मूवमेंट कैसे चलेगा? सच बात यह है कि जो भी सोसाइटी जितनी डेवलप्ड होती है उसमें उतने ही एनजीओ होते हैं और उतनी ही लगन से, निष्ठा से लोगों को जोड़ के काम करते हैं। बिल्कुल, बिकॉज दे वर्क विद द पीपल। पुलिस एक के घर में जाके काम नहीं कर सकती, ना काउंसलिंग कर सकती। बिल्कुल, इसलिए विद द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन विद द पीपल, फॉर द पीपल यहाँ पर जरूर होना चाहिए। जो आंकड़ा आप बता रही है हमारे पास है, समय का अभाव है, लेकिन नियत, नीति और निष्ठा की जो बात की जा रही है अमूमन कमोबेश इस तरीके के एनजीओ में नहीं है। शायद यही कारण है कि
आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, बाल मजदूरी की प्रथा अभी भी चलती चली जा रही है, विकास की रोशनी 1 तक पहुंची, 99 तक नहीं पहुंची, 1 आउट ऑफ 20 का केस है, लेकिन उस पर भी उम्मीद करें। और आप दोनों की बातों से यहां पर यह लगा है कि इस देश में बहुत कुछ है काम करने को, एनजीओ के माध्यम से बहुत बदलाव हो सकता है। कहां राजनेता धार्मिक तुष्टीकरण और जात पात की बात करते हैं, अगर इस पर विशेष तौर पर केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट करे तो वाकई एनजीओ का सही मतलब सार्थक हो जाएगा। इस पर प्रयास करने बहुत जरूरी है।